everyone, today's topic is emotivism यानी संवेगवाद। इमोटिविज्म वैसे तो बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है इस फिलॉसफी को, इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन मैं समझाऊंगी दो फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग, ए.जे. एयर एंड सी.एल. स्टीवेंसन। So first of all, what is emotivism? The development of emotivism in moral philosophy was the result of logical positivism. Logical positivism philosophy की ही एक ब्रांच या कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, और ये उसका ही रिजल्ट है। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर ने ही इमोटिविज्म को स्टैब्लिश किया। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट purpose of philosophy was not to search for any ultimate being but to analyze the language. लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, जिसको हिंदी में तार्किक प्रत्यक्षवादी कहा जाता है, उनका मानना है कि दर्शन का उद्देश्य किसी ऐसी सत्ता को ढूंढना नहीं है, किसी परम सत्ता को जो आदर्शनीय है या फिर जो ऑब्जेक्टिफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि दर्शन का विषय है भाषा का विश्लेषण, टू एनालाइज द लैंग्वेज। इमोटिविज्म इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। नॉन डिस्क्रिप्टिव थ्योरी क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इमोटिविज्म क्लेम्स दैट मॉरल स्टेटमेंट और मॉरल जजमेंट do not express propositions or any fact but emotional attitudes only. So मेन जो फिलॉसफी है इमोटिविज्म की, वो इसलिए नॉन डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि इमोटिविस्ट लोगों का मानना है कि जो नैतिक निर्णय होते हैं उनके द्वारा आप किसी तथ्य को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप किसी फैक्ट को नहीं बता सकते। वो सिर्फ आपके इमोशन या फीलिंग के बारे में बताते हैं, उनसे रिलेटेड एटीट्यूड के बारे में बताते हैं। वो किसी रियलिटी या फैक्ट को प्रेजेंट नहीं करते। जिस तरह से प्रपोजिशन वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, आप मेरी लॉजिक वाली वीडियो में देख सकते हैं, जिसका टाइटल है सेंटेंस इन प्रपोजिशन। उसमें मैंने बताया है प्रपोजिशन कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी जब हम कुछ अफर्म करें या हम जब कुछ डिनाई करें, वही सेंटेंस प्रपोजिशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। यहाँ पे हम एक फैक्ट को एलेबोरेट कर रहे हैं, लेकिन और कोई भी सेंटेंस जैसे एक्सक्लेमेटरी या इम्परेटिव, क्वेश्चन मार्क वगैरह, या इसके अलावा जिसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन से अलग हट के डिस्कस करते हैं, वो सब प्रपोजिशन की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि वो हमें फैक्ट के बारे में नहीं बताते। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इज़, तो मैं सिर्फ अपनी एक इमोशन शो कर रही हूँ, यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं बता रही हूँ। उसी तरह मैं किसी को ऑर्डर दूँ, ब्रिंग द बुक, तो भी मैं एक ऑर्डर दे रही हूँ, वहाँ पे भी कोई फैक्ट नहीं है। So that's why moral judgment do not express proposition. They express only emotion. Further, emotivism was stated vividly by A.J. Ayer in his book Language, Truth and Logic. But its development owes more to C.L. Stevenson, यानी Charles Stevenson in Ethics and Language. अब हम देखते हैं इमोटिविज्म को एयर ने कैसे समझाया है, और या उसका जो मेन कंटेंट है, मेन फिलॉसफी है, वो क्या है। अकॉर्डिंग टू एयर, ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस कैन बी ट्रूली मीनिंगफुल। यहाँ पे मैं एयर हटा के इमोटिविस्ट करना चाहूँगी। इमोटिविस्ट की ज़्यादातर जो इमोटिविस्ट हैं वो ही ऐसा मानते हैं, सिर्फ एयर की बात नहीं हो रही। अकॉर्डिंग टू इमोटिविस्ट, ओनली 2 टाइप ऑफ सेंटेंस कैन बी ट्रूली मीनिंगफुल, एक्सपीरियंशियल स्टेटमेंट और एनालिटिकल स्टेटमेंट। अब देखिए ये क्या होता है। फर्स्ट वन इज एक्सपीरियंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस and they can be proved true or false only by experience. यहाँ तो जनरली 2 तरह के
स्टेटमेंट होते हैं ये बताया जा रहा है। एक वो जो हमारे अनुभव पर आधारित होते हैं जिन्हें हम एक्सपीरियंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, और हमारे अनुभव के आधार पर ही उन्हें सत्य असत्य बताया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द लैपटॉप इज केप्ट इन द टेबल और द फोन इज ब्लू। ये जब हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, अगर टेबल में लैपटॉप है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सिमिलरली अगर फ़ोन ब्लू है तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सो दिस इज एक्सपीरियंशियल statement. Second one is analytical statement. Analytical statement are meaningful only because of the specific definition of and analysis of some word. जब हम किसी चीज़ के रिगार्डिंग या किसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई डेफिनेशन देते हैं, कोई स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हमारे इमोशन या सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करते, सो that is analytical statement. Their meaning is not tested by our experience but by the rules related to the definition of the word. For example, a triangle has 3 angles. इसे आप एक्सपीरियंस करें या ना करें, आप पर्सनली इस पे बिलीव करें या ना करें, बट ये एक फैक्ट है कि ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं। सो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2+2=4, ठीक है, आपका पर्सनल व्यू क्या है उसमें मैटर नहीं करता, ये एक फिक्स सर्टेन स्टेटमेंट है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल स्टेटमेंट्स। तो ये 2 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। अब देखिए एजेयर क्या कहते हैं, ये मैंने इसलिए क्लियर किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आगे बात आएगी, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि 2 तरह के स्टेटमेंट्स की बात हो सकती है। Ayer's version of emotivism is given in chapter 6, Critique of Ethics and Theology of the book Language, Truth and Logic, जो मैंने आपको भी बताया था कि एयर ने जो बुक लिखी थी लैंग्वेज, ट्रूथ एंड लॉजिक, उसके 6 चैप्टर में इमोटिविज्म के बारे में बताया गया है। एंड इन दैट चैप्टर एयर डिवाइड्स the ordinary system of ethics into 4 classes. अब वो क्या है देखिए, फर्स्ट, propositions that express definition of ethical term or judgment about the legitimacy or possibilities of certain definition. वो proposition जो ethical judgment के बारे में अपनी definition express करती हैं। सेकेंड, propositions describing the phenomena of the moral experience and their cause. दूसरी proposition जो phenomena इस वर्ड का जो moral experience और उसके क्या causes हैं उसके बारे में बताती हैं। then third, यहाँ पे proposition वर्ड आएगा। propositions कई जगह आपको वैसे sentence भी लिखा मिल सकता है। Proposition which are exhortation to moral duty or virtue. It is a communication empathically urging someone to do something. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटेंस वर्ड लिखा था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है someone to do something, यानी आप एक तरह का कमांड दे सकते हैं, ठीक है, कि आपकी ये ड्यूटी है, आप ये कीजिए। एंड फोर्थ, propositions which are actual ethical judgment. तो ये 4 तरह की कैटेगरी इमोटिविज्म को डिफाइन करते हुए एयर अपनी बुक में लिखते हैं। अब ये 4 कैटेगरी रिलेट किससे थी? फर्स्ट क्लास कॉन्स्टिट्यूट एथिकल फिलोसफी, सेकेंड क्लास इज एलोकेटिंग टू द साइंस लाइक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंड थर्ड क्लास इज मेयर कमांड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी को कुछ करने के लिए ऑर्डर देते हैं। एंड फोर्थ क्लास इज टू कॉन्क्रीट फॉर एथिकल फिलॉसफी। तो ये इस तरह से ये 4 क्लासेस थी। अब देखिए, ये तो हो गया प्रपोजिशंस या स्टेटमेंट के बारे में कि स्टेटमेंट के कितने टाइप हैं, किस किस तरह की प्रपोजिशंस होती हैं। अब मॉरल जजमेंट को कौन सी कैटेगरी में रखा जा सकता है? क्या वो किसी कैटेगरी में आती हैं या नहीं आती हैं? एयर इस पे क्या कहते हैं? सो एयर होल्ड्स दैट मॉरल जजमेंट इज नाइदर एन एक्सपीरियंशियल नॉर एनालिटिक,
वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना ही उनका अनुभव हो सकता है, ना ही हम उसे ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं, और ना ही वो सर्टेनिटी रखते हैं। बिकॉज moral judgment can neither prove the true or false on the basis of fact, nor can their meaning be determined by the definition of the word used. Actually, according to Ayer, moral judgment is not only a factually meaningful sentence, but is only sentimental expression. So they cannot be proved true or untrue by logical argument. देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जब हम कहते हैं कि यू शुड डू चैरिटी इन पैंडमिक एरिया, फॉर एग्जाम्पल इन पैंडमिक टाइम, ठीक है, कि आपको चैरिटी करनी चाहिए, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ना आप इसे सही कह सकते हैं ना आप इसे गलत कह सकते हैं, क्योंकि आप किसी फैक्ट को एलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना एक इमोशन शो कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू इमोटिविस्ट, मॉरल स्टेटमेंट्स आर मीनिंगलेस, क्योंकि ना हम उन्हें सही कह सकते हैं ना हम उन्हें गलत कह सकते हैं, और उस पर डिस्कशन भी बेकार है फिर, इसीलिए क्योंकि वो सही गलत नहीं हो सकते, इसलिए उनके बारे में लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करना या कोई कन्वर्सेशन करना, डिबेट करना, ये भी यूजलेस है। Moral statements only express the speaker's feeling about the issue. Emotions are not the sort of thing that can be true or false, as I said before, कि इमोशन, आप रोते हैं, आप हंसते हैं, आपका रोना या हंसना सही व गलत की कैटेगरी में नहीं आता, वो सिर्फ एक इमोशन है जो आप उस वक्त फील करते हैं। Emotivism is the view that moral claims are neither statements of objective fact nor statements whose truth is subjective. यानी ये इमोटिविज्म ये हमें बताता है कि ये जो मॉरल क्लेम होते हैं या मॉरल जजमेंट्स होते हैं, ये ना हम इनको ऑब्जेक्टिवली ट्रू फॉल्स कह सकते हैं ना हम इन्हें सब्जेक्टिवली ट्रू फॉल्स कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सल वैल्यू है कि हाँ यू शुड डू चैरिटी इन पैंडेमिक टाइम, कोई यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है और कोई सब्जेक्टिव भी नहीं है। ये एक तरह से क्या है, ट्रुथ और फॉल्स से बियॉन्ड है, क्योंकि आप ट्रूथ और फॉल्स तभी करेंगे ना जब आप उसको फैक्ट एज अ फैक्ट कंसीडर करेंगे, और ये फैक्ट तो है ही नहीं। सो इन दिस वे moral claims are expression of our emotional reaction. For example, to say that murder is wrong is not to put forward something as true, but rather to express your disapproval of murder. जब आप ये कहते हैं कि किसी की हत्या करना गलत है, तो आप इसे सही या गलत की कैटेगरी में नहीं रख रहे, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि मेरा जो इमोशन है या मेरी जो फीलिंग है इस स्टेटमेंट के लिए, उसमें मैं डिसअप्रूवल दिखा रहा हूँ, अपना मर्डर के लिए मेरा डिसअप्रूवल मैं शो कर रहा हूँ। When a person calls an action inappropriate or wrong, he does not say anything about that action, but only express his moral disapproval about it, which cannot be true or false. जब भी हम moral point of view से ये कहते हैं this is right, this is wrong, so we are expressing our moral approval or disapproval. That's it. We cannot categorize it as true and false. Further, Ayer conclude that ethical concepts are mere pseudo concept. Pseudo means एक तरह से fake कह सकते हैं, यानी pseudo means होता है जो हमें दिख रहा है, दैट इज़ नॉट रियल, बट हमें रियल की तरह दिख रहा है, एक तरह का आभास। तो वो कहते हैं कि एथिकल कॉन्सेप्ट भी हमें ऐसा लगता है कि वो डिस्क्रिप्टिव हैं, वो किसी फैक्ट को बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर मेयर स्यूडो कॉन्सेप्ट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट इफ मॉरल जजमेंट आर फैक्चुअल एंड एनालिटिकली मीनिंगलेस, देन व्हाट इज देयर नेचर एंड पर्पस? कि अगर मॉरल जजमेंट
फैक्चुअल और एनालिटिकली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंगलेस हैं, ना वो किसी फैक्ट को बता रहे हैं, ना उनकी कोई सर्टन वैल्यू है, तो फिर उनका नेचर और पर्पस क्या है, क्यों हम उन्हें यूज कर रहे हैं? सो अकॉर्डिंग टू एयर, moral judgment are actually emotive by nature. इमोटिव बाय नेचर का मतलब है कि बाय नेचर वो इमोशन शो करते हैं. सो दिस इज द पर्पस ऑफ इमोटिव moral judgment. Purpose of moral judgment is to express the particular feeling of the decision maker or speaker or the person himself and evoke those feeling in others. This is important कि उसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि अपनी फीलिंग को शो करना, एक्सप्रेस करना, इवन जो वो फील कर रहा है वही सेम फीलिंग दूसरों के अंदर भी वो करना या उन्हें भी मोटिवेट करना उस चीज़ के लिए कि अगर मैं चैरिटी करता हूँ पेंडेमिक टाइम में, सो यू शुड ऑल्सो डू दिस, कि आप अपना इमोशन दूसरों के अंदर भी जगाने की कोशिश करते हैं. दिस इज द पर्पस ऑफ मॉरल जजमेंट अकॉर्डिंग टू ए.जे. एयर. Moral judgments create some special feeling in others and motivate them to do or not to do something. As a result, Ayer has considered moral judgment to be similar to the command. क्योंकि वो आपको कुछ करने या ना करने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं, इसलिए एयर इनको कमांड की तरह लेते हैं कि कहीं ना कहीं आपको कमांड मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक द ट्रूथ. ये जो एक स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द एक्सप्रेशन ऑफ मॉरल फीलिंग अबाउट ट्रूथ ऑल्सो एक्सप्रेस द ऑर्डर दैट स्पीक ट्रूथ. जब आप कहते हैं कि ये आपकी ड्यूटी है कि आपको सच बोलना चाहिए, तो इनडायरेक्टली आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि सच बोलो. इसलिए ए.जे. एयर मॉरल जजमेंट्स को कमांड के साथ रिलेट कर देते हैं. Another point is A.J. Ayer's emotivism is different from subjectivism. What is subjectivism? According to subjectivism, moral judgments can be true or false because they describe the feeling of a person or a community. It is clear that subjectivism considered moral judgment to be genuine and meaningful. कि जो सब्जेक्टिविज्म है वो हमें ये बताता है कि अगर एक पर्सन किसी इमोशन को डिस्क्राइब कर रहा है और उसके अंदर वो फीलिंग है, तो डेफिनेटली वो सही है, और अगर वो फीलिंग नहीं है तो वो गलत है, वो कम्युनिटी गलत है या वो पर्सन गलत है. इस तरह से हम मॉरल जजमेंट्स को ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं. बट इन द कॉन्ट्ररी, emotivism deny this. According to emotivism, moral judgments cannot be true and false because they are non-describing elements. This is all about A.J. Ayer emotivism. Now, चार्ल्स स्टीवेंसन ये क्या बोलते हैं? स्टीवेंसन देखिए इमोटिविस्ट ही थे और उन्होंने ए.जे. एयर को बहुत हद तक फॉलो भी किया है. बट like Ayer, Stevenson also support emotivism, but Stevenson has considered emotivism more seriously than Ayer and has also made some modifications to the initial theory of Ayer. तो उन्होंने एयर के कंपैरिजन में इमोटिविज्म को डीपली स्टडी किया और उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए हैं. हम देखते हैं वो क्या हैं. According to Stevenson, every moral judgment must have two elements. One descriptive, the other one is prescriptive. Now, what is these terms? The first element describe a feeling or attitude of the decision maker, and the second element commands individual to do or not to do something. वो कहते हैं कि दो चीज़ें होती हैं. देखिए ये हमने एयर में भी पढ़ा कि कहीं ना कहीं वो मॉरल जजमेंट को कमांड से कनेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट के लिए पूरी तरह से मना कर दिया कि मॉरल जजमेंट्स आर नॉट डिस्क्रिप्टिव बिकॉज वो कोई भी फैक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं देते. बट अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन देयर आर टू पार्ट ऑफ मॉरल जजमेंट, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव.
and descriptive element of moral judgment can be proved to be true or false but not its prescriptive element. क्योंकि prescriptive element कमांड है इसलिए हम ट्रू और फॉल्स को की कैटेगरी में नहीं रख सकते, बट डिस्क्रिप्टिव मॉरल जजमेंट को हम ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं. कैसे? Descriptive element describe the attitude of the speaker. If it is present in it, then this element is true, and if it is not present in it, then this element is false. जिस इमोशन को आप दिखा रहे हैं अगर वो आप में प्रेजेंट है तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज नहीं. वी कैन टेस्ट दिस फैक्ट बाय एक्सपीरियंस. हम अपने अनुभव के द्वारा इसे टेस्ट कर सकते हैं. सो moral judgment do not express attitude, but they mold them and they recognize by two distinct features, emotive meaning and disagreements in attitude. अब देखो क्या होता है कि moral judgment डायरेक्ट एटीट्यूड से कनेक्टेड नहीं होती. वो कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं एबिलिटी होती है उनमें कि वो एटीट्यूड को मोल्ड कर पाए. कैसे? when a person evaluates an action, he experience an emotion about its emotive meaning. emotive meaning होता है जो आपके इमोशन से जुड़ा हो, किसी चीज़ का emotive meaning जो इमोशन से संबंधित हो. he adopts an attitude towards it in form of approval and disapproval. ठीक है, देखिए जैसे मैंने बोला you should do charity in pandemic time. अब अगर कोई बहुत इमोशनली उससे कनेक्टेड है, सपोज किसी को सही में लगता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, लोग कितने दुखी हैं, तो वो ज़रूर इस बात पे अप्रूवल देगा और अपने एटीट्यूड को शो करेगा. ये उसका इमोटिव मीनिंग है. और दूसरी तरफ अगर वो इस बात को नहीं मानता है तो वो डिसअप्रूव करेगा. तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें हैं, इमोटिव मीनिंग एंड डिसएग्रीमेंट इन एटीट्यूड. डिसएग्रीमेंट इन एटीट्यूड क्या कि कुछ लोग अप्रूव करेंगे, कुछ लोग डिसअप्रूव करेंगे. इसलिए फर्दर पीपल हु एग्री और डिसएग्री ऑन द फैक्ट दे मे डिफर इन देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड दैम, जैसा कि मैंने अभी समझाया. Thus, unlike Ayer, Stevenson acknowledged that every moral judgment also has a descriptive meaning that informs us about the fact. जो एग्री करेगा डेफिनेटली वो उस मॉरल स्टेटमेंट को ट्रू मान रहा है और जो डिसएग्री कर रहा है वो उसे फॉल्स मान रहा है. तो इस तरह से मॉरल जजमेंट का एक डिस्क्रिप्टिव मीनिंग है जो एयर नहीं मानते. Although Stevenson also acknowledged that their emotive meaning is more important than descriptive meaning of moral judgment. अब देखिए ये तो स्टीवेंसन ने बता दिया कि ठीक है डिस्क्रिप्टिव मीनिंग भी होता है, बट क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इमोटिविस्ट का जो मेन थियोरी है वो क्या कि मॉरल जजमेंट कैन नॉट बी डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, वो प्रिस्क्रिप्टिव है, अपने आप में कमांड की तरह काम करते हैं, इसलिए हम उसे ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते. इस बात को क्लियर करते हुए स्टीवेंसन ये बताते हैं कि हालांकि डिस्क्रिप्टिव मीनिंग होता है मॉरल जजमेंट का, बट उनका प्रिस्क्रिप्टिव मीनिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों? डिफाइनिंग द इमोटिव मीनिंग, स्टीवेंसन स्टेट दैट इमोटिव मीनिंग is the power of a word that it receives because of its repeated use in the emotional situation, by which it expresses or awakens emotions rather than describing them. क्योंकि जो इमोटिव मीनिंग होती हैं वो वर्ड में एक ऐसी पावर रेज करती हैं कि अगर आप एक ही इमोशनल सिचुएशन में बार बार उसे सेम मीनिंग में यूज़ कर रहे हैं तो उसका वही अर्थ हो जाता है. आप अगर इमोशनल सिचुएशन में उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसका इमोटिव मीनिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन डिस्क्रिप्टिव मीनिंग. क्योंकि हम जब कभी भी मॉरल जजमेंट देते हैं, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, यू ऑट टू डू दिस, यू हैव टू स्पीक, यू शुड स्पीक, यू शुड चैरिटी, यू शुड केयर ऑफ योर एल्डर्स. तो जब हम ऐसे कहते हैं तो हमारा एक इमोशन उससे कनेक्टेड होता है और बार बार इमोशनल सिचुएशन में यूज़ करने के कारण इनका इमोटिव मीनिंग ज़्यादा
प्रेफरेबल होता है, ज़्यादा लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होता है, डिस्क्राइबिंग वाला कम होता है. दैट इज द रीज़न दैट प्रिस्क्रिप्टिव मीनिंग इज मोर important rather than descriptive meaning of moral judgment. This is why moral judgment are accepted in an emotive sense that separates them from factual word, or we can say descriptive element. The primary purpose of moral judgment is not to indicate facts but to influence the attitude of another or other person. So देखिए मैंने बोला प्राइमरी पर्पस, यानी ऐसा नहीं है कि लोगों को फैक्ट के बारे में नहीं बताता, लेकिन उसका प्राइमरी पर्पस है टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड ऑफ अदर्स. Unlike Ayer, Stevenson also believes that meaningful debate regarding moral judgment is possible, and argument can be presented to prove these judgments to be true and false. क्योंकि कहीं ना कहीं स्टीवेंसन उसका डिस्क्रिप्टिव मीनिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए वो ये भी कह रहे हैं कि इनके बारे में बात करना पॉसिबल है, हम आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं और उसे ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में भी रख सकते हैं. देखिए एक छोटा सा डिवीजन है जे एयर और स्टीवेंसन में. एयर पूरी तरह से मना कर देते हैं कि मॉरल जो जजमेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, लेकिन स्टीवेंसन कहते हैं कि है, हालांकि हम इतना बॉदर नहीं करते, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है, और अगर वो डिस्क्रिप्टिव है, वो फैक्ट को बताते हैं, तो डेफिनेटली वो ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में आएंगे और उनके बारे में बात भी की जा सकती है. यही इनका डीप एनालिसिस है जो एयर से थोड़ा सा डिफरेंट है. तो दिस इज ऑल अबाउट इमोटिविज्म. जितना ये दो फिलोसफर की जो मेन फिलोसफी थी वो मैंने आपको समझाई. इमोटिविज्म तो बहुत वास्ट है, लेकिन मेरी वीडियो का जो टॉपिक था उसके रिगार्डिंग मैंने अपना कंटेंट लिमिटेड रखा है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रिस्क्रिप्टिविज्म. थैंक यू सो मच.